नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। वक्फ कानून पर पहली बार मोदी राहुल आमने सामने, किसने क्या कह दिया आज आपको दिखाऊंगा। एक तरफ आगजनी, हिंसा, बवाल, दूसरी तरफ ममता, राहुल और ओवैसी ने क्या हंगामा खड़ा किया है आज आपको देखना चाहिए। आरएसएस ने वक्फ बिल पर मोर्चा खोल दिया, लेकिन मोदी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है आज आपको यह भी दिखाऊंगा। मोदी मुसलमान और वक्फ की जमीन हड़पने वाले माफिया पर वो खुलासा जो आपको हैरान कर देगा। आज ये एक्सक्लूसिव चैप्टर लेकर आया हूं। वो नेता कौन जिन पर खुद मुसलमानों ने लगाया था वक्फ की जमीन हथियाने वालों का साथ देने का आरोप। दिल्ली में 2000 करोड़ की जमीन हथियाने का आरोप लगा तो सोनिया गांधी के पास मुसलमान क्यों गए थे। यह चैप्टर देखिएगा तो हैरान रह जाइएगा। यानी मोदी, मुसलमान, वक्फ बिल और 40 चोर का एक्सक्लूसिव चैप्टर भी आज खोलूंगा। गुजरात में कांग्रेस ने नया जोर लगाया। राहुल, खड़गे, सोनिया भी पहुंचे, लेकिन भारी मिस्टेक हो गया लग रहा है। देश का एक्सरे करने निकले राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का वो एक्सरे जिसमें झोली झोल दिख रहा है। क्या आज इसका भी चैप्टर होगा। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आ रहा। उधर पाकिस्तान बॉर्डर पर अमित शाह ने क्या धमाका कर दिया। मोदी शाह का वो मेगा प्लान जिसने आतंकियों, नक्सलियों की कब्र खोद कर रख दी है, वो भी दिखाऊंगा। और वो मंदिर जो 70 साल पानी में डूबा रहा, लेकिन जब बाहर आया तो सब शॉक्ड रह गए देखकर। ऐसा मंदिर जिसके दर्शन के लिए पहले आपको पानी के अंदर डूबना ही पड़ेगा। आज इसका चैप्टर भी होगा, लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें जीरकपुर बाईपास निर्माण, तिरुपति कटपड़ी सिंगल रेलवे लाइन का दोहरीकरण और कृषि सिंचाई योजना के तहत जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण शामिल है। 19 किलोमीटर लंबे जीरकपुर बाईपास निर्माण से पंजाब और हरियाणा के लोगों को फायदा होगा। 104 किलोमीटर लंबी तिरुपति रेलवे लाइन से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दे दी है। 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस सरकारी सौदे पर जल्द हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान मिलेंगे। ये सभी विमान आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सभी विमान 2030-31 तक भारत को डिलीवर भी हो जाएंगे। रूस ने पीएम मोदी को 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड के लिए इनविटेशन भेजा है। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको ने पुष्टि करते हुए बताया कि पीएम मोदी को आमंत्रण भेजा जा चुका है। रूस ने इस साल विक्ट्री डे परेड में कई देश के नेताओं को आमंत्रित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने भी पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया है। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब महिला शिक्षक अभ्यर्थी ने बिहार के शिक्षा मंत्री से सवाल पूछने की कोशिश की। सवालों से बचते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भाग खड़े हुए और अपनी कार में जाकर बैठ गए। महिला अभ्यर्थी ने जब यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा तो मंत्री जी अपनी कार आगे बढ़ाने लगे। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी थे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। रामनवमी पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में जबरदस्त चढ़ावा आया है। साईं बाबा के भक्तों ने चढ़ावे के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4 करोड़ 26 लाख रुपए का दान दिया। जानकारी के मुताबिक दान पात्र में 1 करोड़ 67 लाख रुपए कैश के तौर पर आया, जबकि डोनेशन काउंटर पर करीब 80 लाख रुपए, पेड दर्शन से 47 लाख का दान मिला। वहीं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक के जरिए भी साईं मंदिर को दान मिला है। ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रमुख दादी रतन मोहिनी जी का निधन हो गया। 101 साल की उम्र में उन्होंने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। दादी रतन मोहिनी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि दादी रतन मोहिनी जी की आध्यात्मिक उपस्थिति बहुत शानदार थी। उन्हें प्रकाश, ज्ञान और करुणा की किरण के रूप में याद किया जाएगा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। वक्फ कानून पर पहली बार मोदी राहुल आमने सामने, किसने क्या कह दिया। एक तरफ आगजनी, हिंसा, बवाल, दूसरी तरफ ममता, राहुल, ओवैसी ने क्या हंगामा खड़ा कर दिया है। आरएसएस ने वक्फ बिल पर मोर्चा खोल दिया, लेकिन मोदी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है। सबसे पहले इसका चैप्टर। देश में मुसलमान को भड़काने और सड़क पर लाकर तमाशा बनाने का गजब खेल चल रहा है।
ममता, राहुल से लेकर ओवैसी, अखिलेश तक सब अपने अपने हिसाब से गेम सेट कर रहे हैं। लेकिन आज पाठशाला में आपके लिए वो चैप्टर लेकर आया हूं जो आपको बताएगा कि कैसे इस देश के बड़े बड़े नेताओं पर वक्फ की जमीन कब्जाने वालों का साथ देने का आरोप लगता रहा है, गंभीर आरोप लगते रहे। ऐसे नेताओं पर आरोप लगे जिनसे बचाने की गुहार लगाने के लिए मुसलमानों को सोनिया गांधी के घर तक जाना पड़ गया। और यह आरोप भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुसलमानों ने लगाए। हजारों करोड़ों की वक्फ की संपत्ति मुसलमानों के लिए धार्मिक लिहाज से बहुत अहम जगहें, उसे तक हड़पने के आरोप लगे। और मोदी के आने के बाद यह सब कुछ बच पाया। क्या कुछ हुआ आज आप देखेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। क्यों नरेंद्र मोदी को वक्फ कानून लाना पड़ा है, आज इसके जड़ में जाकर आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। यह चैप्टर आज आपकी आंखें खोलेगा। लेकिन पहले इस चैप्टर की एक झलक देखिए कि क्या आपको आगे दिखाने वाला हूं। कांग्रेस लीडर उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। इसमें दो नाम बहुत सामने आए हैं, एक सलमान खुर्शीद साहब का, दूसरे अहमद पटेल साहब का नाम, कि ये सरपरस्ती कर रहे हैं इन लोगों की, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े कब्जे कायम हैं। बॉस, ये तो अभी आपने झलक देखी है। ये चैप्टर आज आपके पैरों तले की जमीन खींच लेगा। देश का हर वो मुसलमान जो वक्फ एक्ट का विरोध करने के बारे में सोच रहा है, उसे आज ये चैप्टर जरूर देखना चाहिए। उसे खुद देखना चाहिए कि मोदी ने जो किया है वो मुसलमानों का भला करेगा, और वो भला करेगा जो आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये चैप्टर अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पहले ये देखिए कि वक्फ बिल जो कि अब वक्फ कानून बन चुका है, उस पर कैसे राहुल मोदी अब आमने सामने पहली बार आ गए। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक ने इस पर क्या बोल दिया है। ममता बनर्जी तो अलग ही लेवल पर विरोध कर रही हैं। लेकिन पहले यह देखिए कि पानी सिर से ऊपर जाता देख प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ कानून पर खुद मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने वक्फ कानून को लेकर इंडी गठबंधन के जो दो बड़े भ्रम फैला रहा है, उसका उन्होंने तगड़ा जवाब दिया। जैसे इंडी गठबंधन यह भ्रम फैला रहा है कि वक्फ कानून से मोदी मुसलमानों की जमीन छीन लेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने बताया कि कैसे यूपीए सरकार के दौरान वक्फ कानून में जो संशोधन किया गया था वो वक्फ की जमीन पर कब्जे का खुला लाइसेंस था। और अभी हम इस पर आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आगे दिखाएंगे। इंडी गठबंधन यह भ्रम फैला रहा है कि अभी टारगेट पर मुसलमानों की जमीन है, अगला नंबर सिख, ईसाई और हिंदुओं का है। लेकिन पीएम मोदी ने इस भ्रम का भी जवाब देते हुए कहा कि पुराने वक्फ बिल के जरिए मंदिर और गुरुद्वारों की जमीन पर भी कब्जा किया गया था। पीएम मोदी ने वक्फ बिल पर और क्या कहा, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। राहुल से लेकर ममता तक वक्फ बिल पर क्या कह रहे हैं। बॉर्डर स्टेट में ही वक्फ पर बवाल क्यों बढ़ रहा है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है, आज इसकी भी बात करूंगा। क्या मुसलमानों को भड़काने में पाकिस्तान, बांग्लादेश भी लग गए, और वक्फ की जमीन हड़पने वाले लैंड माफिया और नेताओं की साठगांठ के आरोप पर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन आज जो बवाल हो रहा है, पहले उसकी एक झलक देखिए। तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। सरकार उस बिल को वापस लो। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा, लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे। वक्फ कानून जो वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करने के लिए कानून बनाई है मोदी सरकार, उसके खिलाफ पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। अल्लाह के बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बना के इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। मुसलमान वो कौम नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाए। आपकी गोलियां कम पड़ेंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। वक्फ कानून के विरोधियों को जवाब देने के लिए खुद पीएम मोदी को मोर्चा इसलिए संभालना पड़ा क्योंकि ऐसे संकेत मिलने लगे हैं
कि वक्फ की आड़ में देश की सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। उन राज्यों में वक्फ के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो राज्य बॉर्डर से सटे हुए हैं और जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस वक्त देश में वक्फ कानून के विरोध में 3 राज्यों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहला बॉर्डर स्टेट है जम्मू कश्मीर, जहां विधानसभा में वक्फ कानून के विरोध में आज तीसरे दिन हंगामा हुआ और नेताओं के बीच मारपीट की नौबत आ गई भाई। दूसरा बॉर्डर स्टेट है बंगाल, जहां मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और मुर्शिदाबाद बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ जिला है। तीसरा बॉर्डर स्टेट है मणिपुर, जहां पहले से ही हालात ठीक नहीं है और वहां पर वक्फ के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। मणिपुर में वहां वक्फ का समर्थन करने पर बीजेपी नेता के घर में आग तक लगा दी गई थी। इसलिए यह सवाल पूछना पड़ रहा है कि वक्फ कानून के विरोध में शुरू हुए ये प्रदर्शन भले ही अभी छोटे स्तर पर है, लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान हो, दूसरी तरफ बांग्लादेश हो, ऐसे में बॉर्डर स्टेट में खास तौर पर मुसलमानों को जो भड़काया जा रहा है, क्या वो सिर्फ इत्तेफाक है? और ऐसी जगहों पर अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा टेंशन तो पश्चिम बंगाल को लेकर हो रही है, क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, उसमें सबसे डराने वाली बात यह है कि उग्र भीड़ ने बंगाल की पुलिस को भी निशाना बनाया था। पुलिस पर पथराव हुए थे, पुलिस को अपनी गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। अब ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं। भीड़ ने गाड़ी में आग लगा दी। हालत यह हो गई कि मुर्शिदाबाद में इस प्रदर्शन के बाद भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस को इलाके में लगातार गश्त लगानी पड़ी। मुर्शिदाबाद से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने इस हिंसा पर क्या कहा है और वो कैसे ऐसी बात कह रही हैं जो हो नहीं सकती, लेकिन मुसलमानों को भड़का जरूर देगी। प्रदर्शन हो रहा था और इसी इलाके में जो है ये आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर घंटों तक प्रदर्शन चलता रहा। कहा जा रहा है करीब करीब 3 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो सड़क रोककर यहाँ पर बैठे थे और उसके बाद ही पुलिस से उनको समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद जब वो नहीं हटे तो उन पर लाठीचार्ज किया। आप देखिए बीते रात की ये तस्वीरें हैं, शाम की तस्वीरें हैं, जहां पर इस पुलिस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। हालांकि रात में ही गाड़ी को यहां से हटा लिया गया है, लेकिन इसके निशान अभी भी यहां पर है जब हिंसा यहां पे भड़की थी। आप ये भी देखिए कि जिस मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा भड़की, वो इलाका कहां पर है। मुर्शिदाबाद जिला बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ जिला है। मुर्शिदाबाद में 125 किलोमीटर का बॉर्डर इलाका है। मुर्शिदाबाद में 66% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और इस इलाके में सियासी रूप से टीएमसी का दबदबा है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही कि कल जिस भीड़ ने हिंसा की थी वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा है कि पहले भी सीए एनआरसी कानून के खिलाफ इसी जिले में हिंसा भड़की थी। सुनिए एक बार दिलीप घोष को। बल्कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई, पुलिस की गाड़ी जला देते हैं, पुलिस की थाना जला देते हैं, फिर भी चलता रहता है। ये कौन लोग कर रहे हैं? ये सब रोहिंग्या है, घुसपैठिया है और इनको पनाह दे के रखा गया है। इसीलिए 450 किलोमीटर का बेड़ा लगाने नहीं दिया जाता बारबेडो है कि आएंगे, उत्पात करेंगे, जाएंगे, हमको चुनाव में जिताएंगे। ममता बनर्जी का प्रोत्साहन से, इस उनका देखरेख से सब कुछ हो रहा है। जब सरकार ममता दीदी तुष्टीकरण की सीमा पार कर जाती है, रक्षक ही भक्षक बन जाए। आज ममता दीदी ही भक्षक बन गई हैं, इसीलिए खुली छूट दे रखा है। शासन का काम है कंट्रोल करना। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि यह सब ममता सरकार के इशारे पर हुआ है। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं पता, लेकिन हिंसा पर ममता बनर्जी का जो बयान है वो आया है, वो हैरान करने वाला है। हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ये सही से, हालांकि कई लोगों को यही उम्मीद थी कि वो हिंसा करने वालों को सख्त चेतावनी तो कम से कम देंगी, उन पर कड़े एक्शन का भरोसा देंगी, लेकिन यहां तो ममता बनर्जी नरमी बरतती दिख रही, जैसे हिंसा करने वाले ही पीड़ित हो। ममता बनर्जी कह रही है कि वक्फ कानून से अल्पसंख्यक दर्द में है, उनका दिल दुखा है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी उन्हें भरोसा दे रही हैं कि वो अल्पसंख्यकों और उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगी, बंगाल में ऐसा कुछ होने नहीं देंगी। सुनिए जरा ममता बनर्जी को। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके,
भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। देश की संसद से पास हुआ कानून है। ममता बनर्जी किस हिसाब से कह रही हैं कि यहां हम कुछ नहीं होने देंगे? क्या नहीं होने देंगे? क्या मतलब बंगाल में कानून लागू नहीं होगा क्या? ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो बंगाल में कुछ नहीं होने देंगी, और उनके इस बयान का तो एक मतलब यह भी है कि वो बंगाल में वक्फ कानून पास न होने की धमकी दे रही या लागू न होने की धमकी दे रही। ऐसी धमकी ममता बनर्जी सीए एनआरसी कानून को लेकर दे रही थी। क्या वक्फ कानून पर भी ममता बनर्जी उसी लेवल पर भड़का रही हैं क्या? इतना ही नहीं, वक्फ कानून के खिलाफ ममता बनर्जी बांग्लादेश से भारत के बिगड़ते रिश्तों का डर दिखा रही है। वो अपने बयान में कह रही हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर की स्थिति आप देखो, अभी इसको यानी वक्फ कानून को पास नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुरंत कुछ करने से कभी कभी दिक्कत होती है। हमारे लिए दिक्कत है, हमारे इधर 33% माइनॉरिटी है, तो हम क्या करें? उसको निकाल दें? कैसे निकाल सकते हैं? या आज नहीं, आजादी के टाइम से। लेकिन बॉस, मुसलमानों को निकालने कह कौन रहा है? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालने की बात उठती है, मुसलमानों को निकालने की तो बात नहीं होती जो भारत के नागरिक हैं। और वक्फ का कानून जो आया वो किसी को निकालने की बात तो कर नहीं रहा। आप सोचिए ममता बनर्जी वक्फ के विरोध में क्या क्या बातें कह दे रही हैं। ममता बनर्जी की भाषा सुनिए, वो गोली मारने जैसे बयान भी दे रही हैं। हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है? हम कहा है, हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसमें क्या यूनिटी है बॉस कि एक धर्म को कानून बना के दे दिया आपने कि जहां उंगली रख दो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी? इससे यूनिटी पैदा हो रही थी, और ये रोक दिया तो यूनिटी खत्म हो जाएगी। कभी कहती है मुझे जेल भेज देंगे, कभी कहते हैं मुझे गोली मार दो फिर भी मैं जाऊंगी। अलग ही कहानी चल रही है इनकी। आप ये भी देखिए कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि अगर वो सत्ता में आई तो पीएम मोदी के वक्फ कानून को पलट देंगी। वक्फ कानून के खिलाफ इधर ममता ने मोर्चा खोला है, उधर कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं दिखना चाहती, क्योंकि सवाल मुसलमान के वोट का है भाई। इसलिए गुजरात में हुए कांग्रेस अधिवेशन की समाप्ति पर जाते जाते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ कानून का मुद्दा छेड़ा और मोदी सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग कर दी। सुनिए। रात के 4-4:30 बजे तक बहस हो गई, वोटिंग हो गई, हर क्लॉज में हमने वोटिंग की, और हमारे लोग जितने भी हमारे एमपी थे, राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने पूरी ताकत लगा के इस बिल का विरोध किया। और आज भी हम चाहते हैं सरकार उस बिल को वापस लो। यही हमारा मकसद था, इसलिए हम लड़ रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहे थे, राहुल गांधी सेल्फी ले रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी वक्फ कानून के विरोध को अलग लेवल पर लेकर चले गए। राहुल गांधी ने कहा कि मुसलमानों के बाद मोदी सरकार ईसाई और सिखों को टारगेट करेगी। सुनिए राहुल गांधी को। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। आरएसएस की जिस मैगजीन का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर में लिख दिया कि इसके बाद हम ईसाइयों की जमीन लेने वाले हैं, फिर सिखों की जमीन लेंगे, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ बॉस। लेकिन ये मार्केट में जो फर्जी फैक्ट चेकर घूमते हैं, वो राहुल गांधी कुछ भी बोले उसका फैक्ट चेक ही नहीं करते, और राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस बोल देना है। वक्फ कानून पर राहुल गांधी ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो विदेश जाकर बोलते हैं कि भारत में तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, सिखों को तो गुरुद्वारे जाने और पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं। वो इसी तरह से भड़काते रहते हैं। कहीं इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि भाई सिखों और ईसाइयों और हिंदुओं की जमीन, पहले भाई उनको वो अधिकार तो दे दो जो आपने दिया था मुसलमानों को, दे दो कि तुम भी जहां मन वहां उंगली रख लो,
फिर उसके बाद 70 साल हिसाब चलने दो, फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। पहले ये तो कोई पूछे उनसे कि ऐसा किया है क्या, आपने दिया है क्या सिखों को ये अधिकार, ईसाइयों को ये अधिकार कि तुम उंगली रख दो, ले जाओ, जमीन तुम्हारी हो गई। वक्फ कानून पर राहुल गांधी खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन जब संसद में मौका था तब नहीं बोले। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने तो वोटिंग तक में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के इस नैरेटिव को पीएम मोदी के उस बयान ने कमजोर कर दिया, जिसमें एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि पुराने वक्फ कानून को कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाया हुआ था। 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने का प्रयास था। कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो गए। केरल में ईसाई समाज के ग्रामीणों पर वक्फ के दावे, हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन विवादों में, कर्नाटक में किसानों की जमीन पर दावा, सब अब कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। अब मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीन हो, किसी को भी भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था भाई? और आज अगले चैप्टर में मैं आपको दिखाऊंगा इतिहास के वो पन्ने खोलकर कि कैसे पीएम मोदी जो कह रहे हैं वही कांग्रेस राज में हो रहा था, और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने वो काम किया है, और मुसलमानों ने आरोप लगाया। भाई आगे दिखाऊंगा अभी। पीएम मोदी ने वक्फ पर कांग्रेस का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ देने के लिए संघ भी अब मैदान में आ गया है। खबर है कि संघ से जुड़े लोग मुस्लिम समुदाय के पास जाएंगे, उन्हें इस बिल का फायदा बताएंगे। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार आयोजित करने की योजना बनाई है। यानी जहां एक तरफ मुस्लिम संगठन अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर वक्फ के विरोध की बड़ी बड़ी योजना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब संघ का बड़ा नेटवर्क इस विरोध के नेटवर्क को तोड़ेगा और मुस्लिम समुदाय से बात करके वक्फ कानून के विरोध में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर करेगा। वक्फ संशोधन कानून को सफल बनाने के लिए मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। ग्राउंड पर आरएसएस तो उतर ही रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। खबर है कि मोदी सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर एक कैविएट अर्जी दाखिल की गई। कैविएट अर्जी का मतलब होता है कि कोई पक्ष कोर्ट में यह अर्जी देता है कि भाई अगर आपके पास इस पर मामला आया है तो मुझे बिना सुने, मेरा पक्ष बिना सुने फैसला मत दीजिएगा। जिस तरह से वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की लंबी लाइन लग गई है, उस पर एक्टिव होते हुए मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है और सरकार की तरफ से कैविएट दाखिल करके कह दिया गया है कि भाई वक्फ कानून को लेकर आप कोई जल्दबाजी न कीजिएगा। ये लोग आपके पास आए हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार हमको पहले सुन लीजिएगा। सरकार उनका जवाब देना चाहती है। इस अर्जी के जरिए भी सुप्रीम कोर्ट को सरकार का पक्ष और क्लियर हो जाएगा, उसे वक्फ कानून के खिलाफ अर्जियों पर फैसला लेने में मदद मिलेगी। यानी मोदी सरकार भी प्रोएक्टिवली काम कर रही है, वक्फ बिल के खिलाफ फैलाए जा रहे हर भ्रम को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। जो लोग वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का इंतजार नहीं कर पा रहे। वक्फ कानून पर नॉन स्टॉप हल्ला मच रहा है। विरोध के नाम पर सिर्फ सड़कों पर बवाल नहीं मचा, बल्कि तमाम राजनीतिक दल आपस में भिड़ गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज तीसरे दिन वक्फ कानून पर चर्चा के नाम पर जमकर बवाल कटा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सदन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ कानून को लेकर चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही है और इसी बात पर विधायकों के बीच झगड़ा हो गया, जमकर धक्का मुक्की हो गई। भाई इस हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। वो पीडीपी विधायक वहीद पारा से भिड़ गए। आप विधायक ने पीडीपी पर कौम से गद्दारी का आरोप लगा दिया। देखिए क्या हुआ है। मुफ्ती साहब उसे कौम के साथ गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है, माफिया लाए इन्होंने, गुंडे। भाई बाहर देखो कितने लोग हैं, कौन है वो, इनको लगता है अरेस्ट करेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। वक्फ बिल के विरोध में मणिपुर में जिस तरह का विरोध हो रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको हैरान कर देंगी। मणिपुर में यह हो रहा है। मणिपुर की सड़कों पर मुस्लिम संगठन किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी तस्वीरें देखिए। 100-200 लोग नहीं है भाई, सैकड़ों हजारों की भीड़ मणिपुर में सड़क पर आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे ये वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन में जितने मुस्लिम
पुरुष थे उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम महिलाएं सड़क पर आ गई। एक बार तो ये तस्वीरें देखकर किसी को भी शाहीन बाग के प्रदर्शन की याद आ जाएगी। आप सोचिए प्रदर्शन उस मणिपुर में हो रहा है जिसे लेकर विपक्ष कहता है कि वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन तस्वीर तो कुछ और ही कहानी बता रही। और इसलिए ये सब कुछ जो हो रहा है वो बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या ये प्रदर्शन बॉर्डर स्टेट्स में जानबूझ के तो नहीं कराया जा रहा। खैर, पाठशाला की अब एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन का वक्त हो गया है। वो रिपोर्ट जो देश के हर मुसलमान को देखनी चाहिए। मोदी मुसलमान और वक्फ की जमीन हड़पने वाले माफिया पर वो खुलासा जो हैरान कर देगा। वो नेता कौन जिन पर खुद मुसलमानों ने लगाया था वक्फ की जमीन हथियाने वालों का साथ देने का आरोप। दिल्ली में 2000 करोड़ की वक्फ की जमीन हथियाने का आरोप लगा तो सोनिया गांधी के पास मुसलमान क्यों पहुंचे, अमेठी से लेकर रायबरेली तक क्या हुआ था, आज ये वो चैप्टर है जो आपकी आंखें खोल देगा। प्रधानमंत्री मोदी जो वक्फ एक्ट लाए उसके विरोध की सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि सरकार मुसलमानों की जमीन छीन ले। लेकिन बॉस, आज मैं आपको दिखाता हूं कि मुसलमानों की जमीन छीनने, हड़पने और करोड़ों की वक्फ की जमीन को कौड़ियों के भाव लेकर मलाई खाने का काम कौन कर रहा था, या किस पर ऐसे आरोप लग रहे थे। वो पार्टी कौन थी, वो नेता कौन थे, सुनेंगे तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप लगाने वाले भी खुद मुसलमान थे। मुसलमानों के बड़े नेता कल्बे जवाद जैसे लोग भी आरोप लगा रहे थे कि बॉस, मुसलमानों की जमीन एक पॉलिटिकल पार्टी ने ले ली है। और आज सबके सुर बदल गए। आज ये रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। आज पाठशाला में वक्फ पर कांग्रेस के काले इतिहास पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। कैसे 2011 से लेकर 2013 तक दिल्ली में हजारों करोड़ की वक्फ की जमीन पर कब्जे के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल तक पर आरोप लग गया था। सोनिया गांधी की रायबरेली से लेकर राहुल गांधी की अमेठी तक में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के लिए लोगों को डराने, धमकाने, एफआईआर तक करा देने के आरोप लगे और मामला यहां तक चला गया कि 10 जनपद यानी सोनिया गांधी तक पहुंच गया। वक्फ की जमीन बचाने के लिए मुसलमानों ने सोनिया गांधी तक से गुहार लगाई, लेकिन उन्हीं लोगों का कहना है कि वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। आज इतिहास के वो पन्ने खोलने जा रहा हूं जिन्हें बिना देखे आप वर्तमान और भविष्य को समझ नहीं पाएंगे। कांग्रेस लीडर उनको सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसमें दो नाम बहुत सामने आए हैं, एक सलमान खुर्शीद साहब का, दूसरे अहमद पटेल साहब के नाम, कि ये सरपरस्ती कर रहे हैं इन लोगों की, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े कब्जे कायम हैं। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। इस जगह के लिए अमातुल्लाह खान ने भी हड़पने के लिए पूरी ताकत लगाई। ये गैंग जो अहमद पटेल साहब इन सबका ये वक्फ माफिया एक ऑपरेट करता है, जो वक्फ माफिया वक्फ की जमीनों पर कब्जा करता है। वक्फ बिल के मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एकदम अलबलाया हुआ है कि बाप रे बाप, मुसलमान की जमीन मोदी ले लेंगे। और सच्चाई क्या है? इनको मुसलमानों पर अत्याचार दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद क्या किया या इनके जमाने में क्या हुआ ये नहीं बताते। एक समय ऐसा भी था जब इसी कांग्रेस के नेताओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं पर वक्फ माफिया गिरोह का साथ देने का आरोप लग रहा था, और यह आरोप मुसलमानों ने ही लगाए थे। इनके खिलाफ प्रदर्शन मुसलमानों ने किए थे। मतलब कोई बीजेपी नहीं, कोई हिंदू नेता नहीं आरोप लगा रहा था, ना कोई पत्रकार लगा रहा था, बल्कि खुद मुस्लिम संगठनों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। जिन नेताओं पर आरोप लगे, जिनकी खबरें आई, उनके नाम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का भी नाम लिया गया, अभी आपने सुना। आप नेता अमानतुल्लाह खान और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गए मतीन अहमद। हालांकि बाद में जिन जमीनों को हड़पने के आरोप लगे उन्हें कब्जे से छुड़ा लिया गया और कुछ केस में नेताओं के नाम हट गए। लेकिन आज आपको यह खबर देखनी चाहिए कि क्यों नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि वक्फ बिल मुसलमानों को ही लैंड माफिया से बचाने के काम आएगी। क्या चल रहा था इस देश में, आज आपको देखना चाहिए। आज आपको दो केस स्टडी दिखाता हूं
जिसमें मुसलमानों ने सीधा आरोप कांग्रेस नेताओं पर लगाया था। और दोनों ही जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी थी बॉस, और दोनों ही नेता मुसलमान थे। दिल्ली के जोरबाग में वक्फ की एक जमीन है जिसे करबला भी कहते हैं। यहीं पर अंजुमन-ए हैदरी ट्रस्ट है जो करबला की जमीन की देखभाल करता है। अंजुमन-ए हैदरी के महासचिव मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद है, और इसी ट्रस्ट ने साल 2011 से लेकर 2013 तक करबला की जमीन बचाने के लिए संघर्ष किया था। यही वो जमीन है जोरबाग में, दिल्ली का प्राइम इलाका। बड़े बड़े अमीर यहां रहते हैं, करोड़ों की जमीन होती है यहां पर, लेकिन यहां वक्फ की जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। और जिन लोगों ने संघर्ष किया, कल्बे जव्वाद के संगठन ने संघर्ष किया, उनका आरोप क्या था? आरोप यह था कि करबला की जमीन को कांग्रेस नेताओं ने अवैध रूप से हथिया लिया है। यह आरोप लगाया था इन्होंने। आरोप के मुताबिक अहमद पटेल करबला की जमीन पर मैरिज हॉल बनाना चाहते थे। विरोध करने पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीटती थी। उलेमाओं को दिल्ली पुलिस ने जेल भेज दिया था, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। यह सब केंद्र सरकार के कहने पर हो रहा था। यह खुद मौलाना कल्बे जव्वाद का संगठन आरोप लगा रहा था कि भाई वहां मौलाना प्रदर्शन करने गए कि वक्फ की जमीन न पकड़ो, न हड़पो, तो उनको उठा उठा के जेल में डाल दिया गया था। यह 2011 से 13 की बात कर रहा हूं, यह मोदी सरकार नहीं थी उस वक्त। मौलाना कल्बे जव्वाद और अंजुमन-ए हैदरी ने सीधे अहमद पटेल पर आरोप लगा दिया था। यह 2013 का समय था और उस समय यूपीए की सरकार थी। अहमद पटेल कांग्रेस में सोनिया गांधी के बाद सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे। इतने ताकतवर नेता के खिलाफ आरोप लगे पर कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद अंजुमन-ए हैदरी और मौलाना कल्बे जव्वाद ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया था। ये आपको 2013 की तस्वीर दिखा रहा हूं। जोरबाग में करबला की जमीन को बचाने के लिए लगातार प्रदर्शन चल रहा था। मुस्लिम संगठन और मौलाना सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांग रहे थे। बैनर पोस्टर पर लिखकर, आप देखिए, लिखा हुआ है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जवाब दो। अहमद पटेल को बर्खास्त करने की डिमांड मुसलमान सड़क पर उतरकर कर रहा था 2013 में। यहां तक कि अहमद पटेल को गिरफ्तार करने की डिमांड चल रही थी। सुनिए एक बार 2013 में वक्फ की जमीन बचाने के लिए मुसलमानों को कैसा संघर्ष करना पड़ रहा था। सोनिया गांधी के बेहद खास, उनके बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कांग्रेस में माने जाने वाले अहमद पटेल को अरेस्ट करो के पोस्टर लहराए जा रहे थे। ये देखिए आप, ये 2014 की तस्वीरें हैं, तब यूपीए की सरकार थी। मौलाना कल्बे जव्वाद और मुस्लिम संगठनों ने अहमद पटेल के खिलाफ सिर्फ दिल्ली में ही प्रोटेस्ट नहीं किया था, बल्कि दिल्ली से लेकर अमेठी तक विरोध प्रदर्शन हुआ। उस समय राहुल गांधी अमेठी से सांसद हुआ करते थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मुसलमानों ने अमेठी में प्रदर्शन किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई थी। जरा अमेठी में जो प्रदर्शन हुआ था वो भी देखिए। ये सारे विरोध प्रदर्शन करने वाले मुसलमान हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इसलिए बता रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है कि जमीन हड़पने का आरोप जिस पे लगा वो मुसलमान, विरोध प्रदर्शन करने वाला मुसलमान। ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि माहौल ये बनाया जा रहा है कि भाई इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है क्योंकि एक हिंदूवादी सरकार काम कर रही है। ये 2013-14 की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी मुसलमानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी उस दौर में। इसलिए खुद मौलाना कल्बे जव्वाद को सड़क पर उतरना पड़ा था। मौलाना कल्बे जव्वाद ने अमेठी में अहमद पटेल के खिलाफ रोड शो निकाला था। वक्फ की जमीन से कब्जा हटाने के लिए नारेबाजी की थी। जरा देखिए। ये साल 2013 की तस्वीरें हैं जिसमें मौलाना कल्बे जव्वाद साफ दिखाई दे रहे हैं।
कल्बे जवाद ने अहमद पटेल के खिलाफ उस समय दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। मतलब 2013 से लेकर 2014 जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक यह लंबे समय तक चलता रहा। मौलाना कल्बे जवाद ने उस समय खुलकर अहमद पटेल का नाम लिया था। उनकी सरपरस्ती में वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, यह आरोप कैमरे पे लगाया था। मिशन मिला था यहाँ वक्फ डेवलपमेंट के लिए कोई जलसा होने वाला है जिसमें सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह साहब सब लोग आएंगे, लेकिन मैं उसमें शरीक नहीं होना, बल्कि यहाँ मैं एहतजाज में शरीक होने आ गया, क्योंकि अब तो समझता हूँ कि जितने भी वक्त में तबाही हुई है उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट्स हैं, और ख़ास तौर से कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। इसकी वजह से औकाफ हमारे बहुत ज़्यादा तबाह हुए हैं, जिसकी मिसाल ये खुद शाह मर्दा दरगाह है कि जहाँ बहुत बड़ी ज़मीनों के ऊपर जो वक्फ माफिया हैं और जो लैंड माफिया उनके कब्जे, और जो कांग्रेस लीडर हैं उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसमें दो नाम बहुत सामने आए हैं, एक सलमान खुर्शीद साहब का, दूसरे अहमद पटेल साहब का नाम, कि ये सरपरस्ती कर रहे हैं लोगों की, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े कब्जे कायम हैं। मसला हल नहीं हुआ तो फिर हमने अमेठी में और रायबरेली में वहाँ के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च किया जाएगा कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस ने जो वक्फ को तबाह किया मुसलमानों के, उसके खिलाफ ये एहतजाज हमारा होगा। मौलाना कल्बे जवाद 2014 में कह रहे थे कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ बुरा किया है, वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया, ये वो आरोप लगा रहे थे। मौलाना कल्बे जवाद ने अहमद पटेल पर वक्फ की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया, साथ में उन्होंने सलमान खुर्शीद का भी नाम ले लिया था और अहमद पटेल के खिलाफ मदद मांगने सोनिया गांधी तक से मिलने चले गए थे। लेकिन आज वही मौलाना कल्बे जवाद वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल से वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वालों पर लगाम लगेगा, जो आरोप यूपीए सरकार के दौर में कांग्रेस के नेताओं पर लग रहा था। खुद मौलाना कल्बे जवाद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज तो उनको इस बिल का समर्थन करना चाहिए, लेकिन आज वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं अफ्रीका के जंगलों से भी काला कानून बन गया है अब तो। एक बार आज के मौलाना कल्बे जवाद को सुनिए। कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। गवर्नमेंट क्लेम करेगी और गवर्नमेंट अफसर फैसला देगा। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया। झूठ है, टोटल झूठ। हमारे मोदी जी अफसोस की बात है, या तो उनको उनके जो एडवाइजर उन्होंने गलत बताया, या उन्होंने जानबूझ के बोला, जबकि पूरा अभी चले जाइए, आप ही हमने नोट किया है, ये विकिपीडिया से दिया गया है और AI में भी है। आयतुल्लाह ख़मैनी ने ईरान के इनकलाब लेकर आए, सबसे बड़े आलिम थे वो, उनका फतवा इस पे पूरे हवालों के साथ। सबसे ज्यादा दलितों को खतरा है, क्योंकि सबसे अब इसके बाद जो हमला होगा वो दलितों पर हमला होगा। कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। गवर्नमेंट क्लेम करेगी और गवर्नमेंट अफसर फैसला देगा। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया। झूठ है, टोटल झूठ। हमारे मोदी जी अफसोस की बात है, या तो उनको उनके यही कल्बे जवाद 2014 में कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के रहते हुए वक्फ की जमीनें हड़पी जा रही, कांग्रेस ने सब बर्बाद कर दिया है। और आज जब यह नया कानून उस तरह की स्थिति को रोकेगा तो आज उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? दिल्ली के जोरबाग में जिस करबला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप अहमद पटेल पर वो लगा रहे थे, आज उस केस के बारे में आपको बताता हूं। जोरबाग में जो दिल्ली का बहुत पॉश इलाका है, वहां करीब 10 एकड़ में करबला की जमीन है। करबला में 700 साल पुरानी दरगाह भी है। यह देश का सबसे पुराना करबला माना जाता है और इसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। 2000 करोड़ रुपए की जमीन। यहां पर 2 एकड़ में राजधानी नर्सरी बनाई गई है और बाकी की जमीन पर कब्रें हैं या दूसरी चीजें। जोरबाग दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है और यहां की प्राइम लोकेशन पर यह वक्फ की जमीन है। खुद अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि अहमद पटेल से इसको लेकर कई बार उनकी मुलाकातें हुई और अहमद पटेल ने कई बार कहा कि इस जमीन को तुम लोग छोड़ दो। फिर सोनिया गांधी तक से मुलाकात की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक बार सुनिए वो लोग क्या बता रहे हैं। पटेल साहब से मेरी खुद की कम से कम 100 मीटिंग हुई होंगी। 10वीं बार मेरी डायरेक्ट, तभी तो उनके घर के एड्रेस से मुझ पर FIR होती थी। मैं उनसे रेगुलर मुलाकात जब होती थी, हम उनसे बात करते थे कि आप ये क्यों करा रहे हैं, तो उन्होंने कई बार डायरेक्ट कहा कि नहीं आप इसको विड्रॉ करिए। मैं सोनिया गांधी जी से मिला कल्बे जवाद साहब के साथ, उनके सामने सारी बात हुई। सोनिया गांधी जी ने कहा कि नहीं ठीक है कि हम इसको इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेंगे। सिर्फ वो दिखावा रहा, बातचीत रही, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये 10 एकड़ जगह है और कहां पर है? दिल्ली के जोरबाग में। वो एरिया जो दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। इस बड़ी जगह को कब्जा करने की कोशिश की गई और ये भी समझिए कि किस तरीके से
ट्रस्ट के लोगों ने इस जगह को बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। देश में जगह जगह प्रोटेस्ट किए गए। किसके खिलाफ? कांग्रेस के एक बड़े नेता अहमद पटेल के खिलाफ। साल 2013, साल 2012, साल 2011 दबा के बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट किए गए। इस पूरे केस से अहमद पटेल को कानूनी लड़ाई का भी सामना करना पड़ा। जोरबाग वाले केस में अहमद पटेल के खिलाफ एफआईआर हुई आखिरकार। 2018 में दिल्ली की कोर्ट ने अहमद पटेल को सम्मन भेजा। हालांकि 2019 में अहमद पटेल को इस मामले में राहत मिल गई थी। इस पूरे मामले में अहमद पटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल यह है कि इस तरह की चीजें चल रही थी और जो लोग इसको देख रहे थे, झेल रहे थे, वो कैसे इस नए कानून का विरोध कर सकते हैं? आज कांग्रेस के नेता जिन मुसलमान धर्मगुरुओं के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और वक्फ के नाम पर देश भर में माहौल बना रहे हैं, यही कांग्रेस उन्हीं मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ क्या करती थी? इन्हीं मुस्लिम धर्मगुरुओं को सड़क पर उतरना पड़ता था। और बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान पर भी लगा है। जोरबाग करबला की देखभाल करने वाले ट्रस्ट अंजुमन हैदरी ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है। सुनिए एक बार कैसे वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए बाकायदा गिरोह की तरह काम हो रहा है, यह आरोप लग रहा है। अहमद पटेल के साथ ही अमानतुल्लाह मिल गए, फिर अमानतुल्लाह खान इस पूरे गैंग में शामिल रहे। और अभी अमानतुल्लाह खान कौन? अमानतुल्लाह खान जो आपके नेता हैं, उनके खिलाफ अभी हमने एफआईआर कराई। इस जगह के लिए अमानतुल्लाह खान ने भी हड़पने के लिए पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई। कोर्ट के अंदर झूठे एफिडेविट दिए और उसके बाद में यहाँ पे अभी गुंडे भेजे। अभी पिछले 2 साल पहले वो तो आप समझिए कि उस टाइम पर जो होम मिनिस्ट्री से बहुत उसमें हेल्प हुई और राजनाथ जी के यहाँ से हेल्प हुई। और जो गुंडे अमानतुल्लाह ने भेजे थे वो 72 दिन तिहाड़ जेल में रहे, तो ये जगह बची। नहीं तो ये गैंग जो अहमद पटेल साहब और इन सबका ये वक्फ माफिया एक ऑपरेट करता है, जो वक्फ माफिया वक्फ की जमीनों पर कब्जा करता है। इसी तरह से कई नेताओं पर वक्फ की जमीन हड़पने या कब्जा करने की कोशिश के आरोप लगे। ऐसे ही एक नेता हैं चौधरी मतीन अहमद, जो फिलहाल आम आदमी पार्टी में। मतीन अहमद दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। मतीन अहमद के बारे में एमए चांद ने आरटीआई के हवाले से खुलासा किया था, जिसके मुताबिक 2011 में लोकायुक्त में मतीन अहमद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि वक्फ की जमीनों की डीलिंग में बड़ा करप्शन हुआ है। वक्फ की जमीनों को कौड़ियों के दाम किराए पर दे दिया गया था। 25 पैसे प्रति स्क्वायर यार्ड की दर से वक्फ की जमीनें किराए पर दी गई थी। वक्फ की जमीनों को किस तरह से औने पौने दाम पर किराए पर देने का आरोप लगा था, उसकी डिटेल सुनिएगा तो शॉक्ड रह जाएगा। वक्फ की 426 स्क्वायर यार्ड की जमीन को 5,000 रुपए, मात्र 5,000 रुपए प्रति महीने की दर से किराए पर दिया गया था, जबकि इसका मार्केट रेट क्या था पता है? 8 से 9 लाख रुपया महीना बॉस। 8 से 9 लाख रुपया जिस जमीन का मिलना चाहिए वक्फ का, उसको 5,000 रुपया महीने के रेट पे दिया गया था। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा था कि वक्फ की संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपया आना चाहिए और आता था 150-200 करोड़। आ रहा है समझ में? इसी तरह 8,316 स्क्वायर यार्ड की जमीन को 1,717 रुपए प्रति महीने की दर से किराए पर दिया गया, जबकि मार्केट में इसका रेट 2 लाख रुपया प्रति 300 स्क्वायर यार्ड था। वक्फ की 62,496 स्क्वायर यार्ड की जमीन को 250 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड की दर से किराए पर दिया गया था। इसका मार्केट रेट 20,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड था। नजफगढ़ में 503 स्क्वायर यार्ड वक्फ जमीन को 1,500 रुपए प्रति महीने की दर से किराए पर देने का आरोप लगा। नजफगढ़ की ही 274 स्क्वायर यार्ड जमीन को मात्र 822 रुपए प्रति महीने की दर से किराए पर दिया गया। कौड़ियों के भाव बॉस, कौड़ियों के भाव। इसलिए तो मैं कई बार पूछता हूं कि वक्फ बोर्ड के पास जमीन कितनी है, यह मत बताओ, यह बताओ कि वक्फ बोर्ड ने उस जमीन से आए पैसे का क्या इस्तेमाल किया, कितने गरीब मुसलमानों का भला किया। नहीं बता पाते हैं बॉस ये लोग। हालांकि मतीन अहमद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। मतीन अहमद को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए लोकायुक्त ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। लोकायुक्त ने कहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और सदस्य पब्लिक फंक्शनरी की परिभाषा के तहत नहीं आते। इसी वजह से यह मामला दिल्ली लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। इसलिए मतीन अहमद को संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया गया था। लोग पूछ रहे हैं कि यही तो सवाल है बॉस। आप कैरेक्टर हटा दीजिए, लेकिन वक्फ की जमीनों पर क्या चल रहा था वो सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। और यही चीज रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ये कानून लाए।
और यह बात मुसलमानों को समझनी होगी। हमारे जो रिसर्चर हैं कुंवर, उन्होंने ये सारी रिसर्च निकाली, तो उसमें हमने एक चीज और देखी। ये जो मौलाना कल्बे जवाद हैं, इन्होंने ये प्रेस रिलीज 2 फरवरी 2014 को जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई इस तरह से जमीन जो है वो कब्जाई जा रही है। और आप देखिए कि फरवरी में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हंगामा हो रहा है कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, और मार्च के महीने में जस्ट चुनाव के पहले 123 प्रॉपर्टीज जो हैं वो दे दी गई थी। अगर आप देखेंगे 123 प्रॉपर्टी वो वक्फ को दे दी गई थी, आपको याद होगा, उसका नोटिफिकेशन आया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था कि फरवरी के महीने में इतना जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था चुनाव के ठीक पहले, मुसलमान कह रहा था कि मेरी जमीनें वक्फ की ली जा रही हैं, और मार्च में 123 प्राइम लैंड की जमीनें वक्फ को दे दी गई थी यूपीए सरकार के समय से। पाठशाला में बगली क्लास, गुजरात में कांग्रेस ने नया जोर लगाया। राहुल, खड़गे, सोनिया भी पहुंचे, लेकिन भारी मिस्टेक हो गया। क्या देश का एक्सरे करने निकले राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का वो एक्सरे जिसमें झोल ही झोल दिख रहा है। अब उसका चैप्टर। लगातार हार के बाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस मंथन में जुटी और सियासी जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस ने अहमदाबाद को चुना, जहां 2 दिन का अधिवेशन आज खत्म हो गया। अहमदाबाद में अधिवेशन इसलिए रखा गया क्योंकि पहला टारगेट गुजरात चुनाव है, जिसके दम पर ही कांग्रेस आगे की राजनीति को धार देने की योजना बना रही है। गुजरात में इसलिए भी अधिवेशन रखा गया क्योंकि यह पीएम मोदी का गढ़ है। कांग्रेस की कोशिश थी कि अहमदाबाद से मोदी को सीधा संदेश दे देंगे कि भाई कांग्रेस लड़ना जानती है, फ्रंट फुट पर आकर चुनौती देना चाहती है, देखो आपके गढ़ में आके हम चुनौती दे रहे हैं। इस अधिवेशन को कांग्रेस ने ऐसे प्रोजेक्ट किया था कि पार्टी की सियासत बदल देने वाली पार्टी, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि कांग्रेस में क्रांति आ जाएगी। अहमदाबाद में जब आलाकमान मौजूद होगा तो बड़े बड़े फैसले होंगे, कड़े फैसले होंगे, पार्टी और देश की सियासत सब कुछ बदल दिया जाएगा। मतलब हालात, जज्बात सब बदल जाएंगे। भाई कांग्रेस केंद्र में 11 साल से सत्ता से बाहर है, गुजरात की सत्ता से बीते 3 दशक से बाहर है, देश की सबसे पुरानी पार्टी चुनाव दर चुनाव सिकुड़ती जा रही है। ऐसे में अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का फोकस पार्टी को दोबारा खड़ा करने, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को बढ़ावा देने पड़ता। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में हो क्या रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष अभी भी ईवीएम पर अटके हुए हैं, राहुल गांधी जातिगत जनगणना से आगे नहीं बढ़ पा रहे। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पार्टी और राहुल गांधी से ही इतने सवाल पूछ डाले मंच पर खड़े होकर कि लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो भारी मिस्टेक कर दिए ये लोग ये कार्यक्रम करके। कांग्रेस अधिवेशन में क्या कुछ हुआ, जरा उसकी एक झलक देखिए। क्लिप्स वायरल हो रही हैं कि हालात और जज्बात बदलने निकले थे, यहां तो कांड हो गया। हमारे को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। राहुल जी, मैं आपसे कहने आया हूँ, खड़गे जी मैं आपसे कहने आया हूँ, देश का एक्सरे होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस के इतिहास पर चर्चा हुई तो भविष्य की बात भी हुई। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत को याद किया गया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती को तो देश भर में मनाने का ऐलान भी हो गया, लेकिन जब बारी उन्हें सम्मान देने की आई तो राहुल गांधी के हाथ फिसल गए। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि भाई सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे तो इतनी जल्दबाजी में क्यों थे कि ऐसा लगा कि ठीक से माला भी नहीं पहना रहे हैं, ऐसे बस डाले और निकल लिए वाला हिसाब लगा। जब ऐसे मौके आते हैं तो राहुल गांधी चूक कर जाते हैं और ऐसी ही सिचुएशन में पीएम मोदी माइलेज ले जाते हैं। अब देखिए अधिवेशन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को कितना बेइज्जत होना पड़ा, ये बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं। मंच पर आला नेताओं के लिए सोफे लगे हुए थे, साइड में कुर्सी थी। जब सभी नेता बैठने लगे तो अंबिका सोनी भी पहुंच गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें सोफे पर बैठा दिया और खुद चेयर पर बैठ गए, लेकिन ना तो सोनिया गांधी और ना ही राहुल गांधी ने उस कुर्सी को चुना।
उस कुर्सी पर बैठना मल्लिकार्जुन खड़गे को पड़ा। तो बीजेपी के लोग ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं इसलिए उनको कुर्सी पर बैठा दिए, बाकी लोग सोफे पर बैठ गए क्या? राहुल गांधी ने एक बार फिर दिखाया कि पार्टी का अध्यक्ष भले ही कोई भी हो, लेकिन सबसे ऊपर वही है। लेकिन कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी स्थिति बनी कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो छोड़िए, राहुल गांधी के पास भी जवाब नहीं था। अब जैसे कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा जब भरे मन से पार्टी में नियुक्तियों पर सवाल उठाने लगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ताली बजाने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाए। सुनिए जरा कैसे कांग्रेस के नेता ने ही पोल खोल दी मंच पर खड़े होकर। राहुल जी, मैं आपसे कहने आया हूं, खड़गे जी मैं आपसे कहने आया हूं, आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? अगर वो है तो हम भी आपको स्वीकार करते हैं। अब कांग्रेस नेता ने ऐसा सवाल कर दिया कि सोनिया गांधी भी तालियां बजा रही थी, राहुल गांधी तो ऐसा लगा बगले झांकने लगे। वो कह रहे कि भाई ऐसा हो सकता है तो हम आपको स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद जब यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी बोलने खड़े हुए तो राहुल गांधी मनी मन सोच रहे होंगे कि इनका भाषण कब खत्म होगा। भाई सुनिए एक बार श्रीनिवास बीवी ने क्या कह दिया, उसके बाद बताऊंगा कांग्रेस के अंदरूनी पॉलिटिक्स पर किसने तंज कस दिया। महात्मा गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा, आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये जो लोग हैं, दो ही लोग हैं, इस देश को बेचने का काम कर रहा है, यही का दो लोग हैं, उस देश को बेचने के साथ उसको लेने का काम करने का काम कर रहा है। बेचने का काम कर रहा है, लेने का काम कर रहा है, कुछ ढंग से समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से गुजरात जो खुद वेस्ट में है, वहां वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों और रैलियों में नेताओं के नाम पर नारे लगते तो आपने सुने होंगे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में जब कांग्रेस नेता नदीम जावेद पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम के नारे लगाए तो कई लोग अपनी हंसी छिपा नहीं पाए। देखिए क्या माहौल बना। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हम एक है। अरे आवाज दो। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब राजस्थान कांग्रेस की नेता रेहाना रियाज चिश्ती ने भरे मन से कह दिया कि राहुल गांधी की पदयात्रा फेल हो गई थी तो अब वहां पे जो लोग थे सब सकपका गए। देखिए वहां क्या हुआ। राहुल जी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किया। उनके साथ में बहुत बड़ा एक आवाम चल रहे थे और कहाँ आके हम फेल हो जाते हैं। हमारे नेता दिन रात 24 घंटे काम करते हैं, कौन इनको फेल करना चाहता है? हमारे को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है, हमें बहुत जरूरत है। हमारे में से कौन गद्दार है जो हमारे नेता को फेल करना चाहते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो आवाम की बात करते हैं। यानी उन्होंने इशारों में कह दिया कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो फेल थी, और किसने फेल किया, वो गद्दार कौन है, वो पता लगाना चाहिए। नेताओं के बयानों की छोड़ दें तो अहमदाबाद में 64 साल बाद हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति करेगी, बीजेपी के मुकाबले के लिए पार्टी की रणनीति क्या होगी, राज्यों से जुड़े सियासी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की लाइन कौन तय करेगा। ऐसे तमाम सवालों पर कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में मंथन हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि आने वाले समय में पार्टी की राजनीतिक दिशा क्या होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी सहयोग करेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहें। कांग्रेस निश्चित रूप से अगले गुजरात विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। शशि थरूर ने अधिवेशन के दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताया। कहा कि कांग्रेस को उम्मीद की पार्टी होना चाहिए, न कि नाराजगी की। हमें भविष्य की पार्टी बनना है, न कि केवल अतीत की बातें करने वाला राजनीतिक दल।
राहुल गांधी भी अधिवेशन में बोले, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की कम और आरएसएस, अडानी, अंबानी से लेकर बांग्लादेश और ट्रंप टैरिफ पर जमकर बात की। यानी मोदी सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं छोड़ा। पीएम मोदी का नाम लेते हुए फिर से जातिगत जनगणना की बात करने लगे। सुनिए एक बार। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। उस समय मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बातें कर रहे हैं, तेलंगाना का एग्जाम्पल देकर देश का एक्सरे करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने नाना जवाहरलाल नेहरू की उस चिट्ठी को भी याद कर लेना चाहिए जो उन्होंने आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। पीएम मोदी ने उस चिट्ठी का कुछ हिस्सा संसद में पढ़कर सुनाया भी था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी को आगे ले जाने पर चर्चा होनी थी, लेकिन पूरा फोकस तो मोदी से कैसे निपटा जाए इसी पर रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर जमकर खींच उतारी। पार्टी की हार से बौखलाए मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे एक बार फिर ईवीएम पर भड़क गए, जरा देखिए। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। यानी फिर वही घिसी पिटी बातें, नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन वहीं फंसे हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी। भाई ईवीएम में गड़बड़ी है तो फिर ये सब करके क्या मिल रहा है आपको? फिर छोड़ दीजिए। और फिर 99 पे क्यों खुश हो रहे थे कि राहुल गांधी ने तो गजब कर दिया, मोदी जी की छाती 56 इंच नहीं रह गए वगैरह वगैरह, क्यों कर रहे थे? तब भी आप रोते कि मेरी 99 क्यों आई, मेरी 5-6 हजार सीटें आ जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ बोल देते। बोलने में क्या है, 543 से आपको क्या मतलब रह गया? वही पुरानी कहानी, लेकिन चाहते हैं कि पिक्चर हिट हो जाए नए तरीके से। कैसे होगी भाई? खैर, कांग्रेस पे लगा हुआ ब्रेक नहीं हट रहा, लेकिन हमको तो ब्रेक लेना पड़ेगा।